तो कैसे हो आप लोग? आज है डे 5 और माफ़ करना मुझे कि सीरीज़ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लाइक 1-2 दिन का गैप हो गया क्योंकि मेरा माइक्रोफ़ोन ख़राब हो गया था। आप देख पा रहे हो अभी हमारे पास माइक्रोफ़ोन नहीं है। तो मैं नॉर्मली मेरे मैकबुक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी 5:30 बजे हैं और ये वाला जो वीडियो है डे 5 वो जैसे कि डे 2 था, सेम उतना ही ज़रूरी होने वाला है क्योंकि आज हम एक नई मेन सब ब्रांच चालू करने वाले हैं मशीन लर्निंग की, जिसका नाम है डीप लर्निंग। और वो ज़रूरी क्यों है और एप्लीकेटिवली और फंडामेंटली उसने कैसे कंप्यूटर का सोचने का नज़रिया बदल दिया, इंजीनियर करने का नज़रिया बदल दिया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा-सा मैं ये वाली वीडियो और इसके बाद वाली वीडियो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप जैसे आप बेसिक से डीप लर्निंग में आए हैं, सॉरी मशीन लर्निंग में आए हैं, वैसे ही आप उस नॉलेज के थ्रू डीप लर्निंग को भी इंटरप्रेट करना सीखो। डीप लर्निंग थोड़ा-सा डिफरेंट सब्जेक्ट है इससे, मतलब थोड़ा-सा डाइवर्स सब्जेक्ट है और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े करेंगे इसमें भी। तो चलिए बिना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए और हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने 50 प्लस मतलब 52 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं और ये शायद 5-6 दिन में ही है और सारे सब्सक्राइबर रैंडम है। बस सब्सक्राइबर रैंडम नहीं है जो कि मैं खुद हूँ। मैंने खुद के सेकंड चैनल से सब्सक्राइब किया था और बाकी 51 सब्सक्राइबर 51 लोग, मैं सोच भी नहीं सकता 51 लोग हमारे पास रैंडमली जुड़ चुके हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारी सारी वीडियो धीरे-धीरे बढ़ रही है ये डीप लर्निंग सॉरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट की। जैसे डे 1 में अभी 247 व्यूज़ हैं और डे 2 में 200 व्यूज़ है और धीरे-धीरे सारे रेग्रेसिवली बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हो मुझसे कुछ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है कि मैं आगे भी सीरीज़ बनाऊँ, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। तो जैसे अभी माइक्रोफ़ोन भी खराब हो गया था, कुछ नहीं हुआ तो मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ और अब मुझे पता देखने को मिलेगा कि जब रिकॉर्डिंग के बाद 1-2 घंटे बाद क्वालिटी कैसी आ रही है लाइक रिकॉर्डिंग की। कोई बात नहीं, हम उसको ट्यून कर लेंगे, हमने सीखा है ये सब ऑडियो को ट्यून करना एंड ऑल, तो कोई बात नहीं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया 50 प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, कुछ भी लिखो, ठीक है? लेकिन कमेंट करो ताकि ताकि मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर सकूँ। मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे बातें कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर फीडबैक मिलेगा मुझे, राइट? तो कमेंट करो, बहुत ज़रूरी है कमेंट करना। और मैं ये एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना, को समझना रिसर्च ओरिएंटेड और इसको कैसे इंजीनियर करते हैं, इसका ओरिजिन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अगर नहीं सीखना तो सिर्फ़ वीडियो देखो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कंटिन्यू रह सकते हो, अगर आप मुझको आप प्रॉमिस करते हो कि आप कंटिन्यू रहोगे, अगर मुझको प्रॉमिस करते हो कि डे 10 तक आप मेरे साथ बने रहोगे, नोट्स बनाओगे, सब करोगे, तो सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब करना क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ आती हैं आपको नोटिफ़िकेशन आएगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि नोटिफ़िकेशन आता होगा यूट्यूब का, कोई ग्लिच है या फिर लेकिन आप रोज़ चेक कर सकते हो, मैं रोज़ डालता हूँ वीडियो, ठीक है? बस कल नहीं डाल पाया था माइक्रोफ़ोन ख़राब होने के कारण, मुझे माफ़ कर देना उसके लिए बस। तो बिना किसी देरी के, दिस इज़ इंट्रो टू डीप लर्निंग। आप लोग को मेरा इंट्रोडक्शन पता है, आई एम विशेष यादव, आई एम एन एक्स एनवीडियन, आई हैव डन सम प्रीटी गुड प्रोजेक्ट्स, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं ऑन मार्केट। आप देख सकते हो मेरा लिंक्डइन, मेरा गिटहब सब देख सकते हो, मुझे आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, बाय। तो अब हम चालू करते हैं हमारा इंट्रो टू डीप लर्निंग। मैं यहाँ पे आपको इस वाले वीडियो में आपकी ये थोड़ा-सा ज़ीरोथ लेक्चर होने वाला है डीप लर्निंग के लिए, ठीक है? हमको पता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने मशीन लर्निंग पढ़ा, हमने मशीन लर्निंग का थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन देखा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब थ्योरेटिकल वाइज़ देखा, बाद में हम इसको हमारे नोटबुक्स में और हम कोई फ्रेमवर्क का यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे मशीन लर्निंग कैसे करते हैं, लेकिन आगे के लेक्चर्स में मैं सोच रहा था अभी मैं 5-6 वीडियोज़ तक पूरा थ्योरी खत्म कर दूँ, फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल डेरिवेशन और इम्प्लीमेंटेशन में आएँगे और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा पैराडिगम है किसी को पढ़ाने का, अगर वो बेसिक से पढ़ रहा है तो, रेदर देन उसको बॉम्बार्ड कर देना पूरे मैथमेटिकल इक्वेशंस जो कि उसका ह्यूमन लैंग्वेज है भी नहीं, राइट? तो हम चाहते हैं कि सबको साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जैसा ना डील करके सबको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा डील करें और हम सोचें ये चीज़ कि सब समझते हैं ह्यूमन लैंग्वेज से, तो हम उनको सबको ऐसा समझाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम धीरे से आएँगे इम्प्लीमेंटेशन में, धीरे से आएँगे मैथमेटिकल डेरिवेशंस में और सारी चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है? वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा पुश देखने को मिलेगा क्योंकि मैं वो वाला फ़ील्ड जो है मैं उसमें थोड़ा ठीक-ठाक हूँ, मैथमेटिकल डेरिवेशन वाइज़ में। और ये वाला जो अभी हम चल रहे हैं, जहाँ हम आपको मोटिवेशन बताएँगे,
कि डीप लर्निंग कैसे ओरिजिन हुआ, डीप लर्निंग के पीछे का साइंस क्या है, बैक साइंस क्या है, ठीक है? तो इसको हम बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्टरी रखने की कोशिश करेंगे रेदर दैन बहुत ज़्यादा डेरिवेबल रखना, ठीक है? तो चलो हम चालू करते हैं कि डीप लर्निंग क्या है। हमें पता है कि हमने मशीन लर्निंग पढ़े थे, हमने मशीन लर्निंग में देखे थे कि हमारे पास कोई डेटा होता है और हम उसको सिर्फ ब्लैक बॉक्स में थ्रो कर देते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो हमें सही आउटपुट ला के दे। रिगार्डलेस कि हम वो सारे एल्गोरिथम और पैराडिग्म यूज़ कर रहे हैं, कुछ रूल लगा रहे हैं उसमें, जो रूल ह्यूमन रिटन रूल नहीं है, राइट? तो वो मशीन लर्निंग है कि मशीन किस प्रकार से लर्न करेगा, नॉन एल्गोरिथमिकली, नॉन रूल बेस्ड। तो डीप लर्निंग ऐसा क्या है? डीप लर्निंग को ऐसा हम क्यों सबसेट बोलते हैं मशीन लर्निंग का? एक ऐसा सबसेट जो कि इससे भी ज़्यादा इवॉल्व्ड है, इससे भी ज़्यादा ग्रोड है, लेकिन मशीन लर्निंग के अंतर्गत ही आता है, राइट? हम इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर डेटा में बेस्ट परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर डेटा मतलब टेबुलर डेटा हो गया। आप लोगों ने स्ट्रक्चर डेटा पढ़े होंगे, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, राइट? टेबुलर डेटा, ऐसा डेटा जो कि बहुत ज़्यादा अरेंज्ड है, जो कि कॉलम और रो में अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाता है। उसमें मशीन लर्निंग ठीक-ठाक है, मतलब अच्छा है बताने के लिए। लेकिन जैसे हमारे पास एक ऐसी एनोमली आती है जहाँ पे हमको स्ट्रक्चर डेटा प्रोवाइड नहीं होता है, तो फिर हमारा मशीन लर्निंग हाथ खड़े कर देता है। हमारे मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिथम्स और मॉडल उतने एक्यूरेटली नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उनका जो प्रेडिक्शन रेट है वो इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो फिर वहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ डीप लर्निंग का। सिखाते हैं ऐसा है, मतलब ये जो जो मैं आपको बता रहा हूँ पाथ समझाने का, वो कुछ इस प्रकार से है कि फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे ट्रेन करें, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में मॉडल कैसे ट्रेन करें, उसके लिए फिर डीप लर्निंग आया। और ये जो डीप लर्निंग है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में बेस्ट क्यों है? वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए कैसा आर्किटेक्चर यूज़ करता है? क्या आर्किटेक्चर और एल्गोरिथम सेम होते हैं? क्या रूल बेस्ड लर्निंग भी इस आर्किटेक्चर में लगी हुई है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं डीप लर्निंग? ये सारे डाउट जो हैं सब क्लियर होने वाले हैं धीरे धीरे, तो लगे रहना। और मैं आप लोगों को कोई नोट्स वोट शेयर करने नहीं वाला, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओगे तो आप समझ पाओगे। आपको दुनिया को नहीं समझाना, आपको खुद को समझाना है, ठीक है? लास्ट में आप बचते हो, आपके नोट्स बचते हैं और एग्जाम का एक दिन पहला का दिन बचता है। तो इट्स बेटर कि मेरे नोट्स रटने से अच्छा है आप खुद से खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाओ और पढ़ो, ठीक है? क्योंकि सबके कीवर्ड्स अलग होते हैं, सबके स्लैंग्स अलग होते हैं। आर यू गेटिंग? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ डीप लर्निंग, ठीक है? कि डीप लर्निंग कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो मुझे लगता है अभी जो मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ, वहाँ से ओरिजिन नहीं हुआ डीप लर्निंग, लेकिन वो एक रूट ज़रूर था। समझ रहे हो मेरी बात को? वो एक थिंकिंग का रूट ज़रूर था, जिस थिंकिंग ने डीप लर्निंग को सोचने में मजबूर किया हम लोगों को। वो क्या है? वो पेपर है द लॉजिकल कैलकुलस ऑफ आइडियाज इमिनेंट इन नर्वस एक्टिविटी बाय बॉरन मैक्लाउच एंड वॉल्टर पिट्स। ये 1943 में इन्होंने एक पेपर रखे थे जो बुलेटिन मैथमेटिकल बायोफिजिक्स में पब्लिश हुआ था। ये एक न्यूरोफिजिकल पेपर था एक तरीके से, लेकिन इसमें न्यूरॉन्स को सोचने के लिए एक कैलकुलस वाला अप्रोच था, जो कि बहुत यूनिक बात थी 1943 के ज़माने में कि एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को आप कैलकुलस के तरीके से कैसे सोच सकते हो। तो ये पेपर सही में बायोफिजिक्स में ब्रेक थ्रू था और वहाँ से शुरुआत हुई न्यूरॉन्स, वहाँ से शुरुआत हुई डीप लर्निंग की एक रूट की, जो एक रूट था जो कि बहुत डिसेंट्रलाइज्ड था, ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि ये पेपर के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं डीप लर्निंग के रूट को डीप लर्निंग के रूट के ओरिजिनेशन के लिए ये वाला पेपर बहुत ज़रूरी था, जो मिस्टर वॉरेन मैक्लाउच ने रखा था, ठीक है? क्योंकि अगर हमको कोई सोचने में मजबूर नहीं करता है कैलकुलस अप्रोच किसी नर्वस एक्टिविटीज़ को लेके, या फिर हमारा ब्रेन जो है उसको कैलकुलस तरीके से सोचने में, तो शायद तक आज हम वहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं। आज जो आप न्यूरॉन्स देख रहे हैं वैसा नहीं होता, जो आप देखते हैं पूरा कि ये कैसे दिखता है। तो मुझे लगता है कि बेसिक जो है वो यहाँ से हुआ। इस पेपर को मैंने थोड़ा-सा पढ़ा था। मैंने इसको डीपली नहीं पढ़ा, लेकिन बिकॉज़ लैक ऑफ लैंग्वेज बैरियर मुझे उनकी थोड़े से लैंग्वेज मुझे बार-बार रेफ़र करना पड़ रहा था और चैट जीपीटी करना पड़ रहा था। बाकी मुझे जो समझ में आया इस पेपर का क्या पूरा एक ब्लूप्रिंट है, मैं आपको वो बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। ये पेपर में बताया गया है कि हम जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो उन्होंने किस प्रकार किया? उन्होंने न्यूरॉन को एक लॉजिकल यूनिट माना जो कि या तो 0 फायर कर सकता है या तो 1 फायर कर सकता है, ठीक है? एक वेरिएबल माना जो कि आइदर इट कैन फायर 0 और 1।
और इसके हेल्प से उन्होंने सारे लॉजिकल गेट इंजीनियर करके दिखाया अपने पेपर में। और फिर वो सारे गेट डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस के साथ कैसे काम करते हैं पेपर के एंड में वो सब बताया गया था। ठीक है, इतना बेसिक पेपर था जो आज के इंजीनियर्स को अगर मैं पढ़ के भी बताऊं तो वो बोलेंगे क्या नॉनसेंस है ये। लेकिन अगर ये नहीं होता तो शायद तक आज डीप लर्निंग नहीं होता, शायद तक आज ब्लैक बॉक्स लर्निंग में जो हम इतना इवॉल्व हो गए हैं ह्यूमंस, वो सब नहीं होता। तो रियली सल्यूट टू मिस्टर मैकलॉच। अब हम बात करेंगे कि एक सीरियस पेपर के बारे में, एक रियल पेपर के बारे में जिसने डीप लर्निंग को एक बॉडी दी, डीप लर्निंग को एक स्केलेटन दिया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पेपर पेपर इतना क्यों कर रहा हूँ और बाकी बाकी इंस्ट्रक्टर्स बाकी लेक्चरर्स नहीं करते होंगे। आप बोलते होंगे कि भैया इतना क्यों कर रहे हैं कि पेपर पेपर पेपर, राइट? सब तो आपको सिलेबस दिखा देंगे, एक आईपैड की स्क्रीन आ जाएगी उसमें पढ़ा देंगे, सही बात है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप जब किसी इंसान को भी जानना चाहो, अगर आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हो, तो आप उसके बारे में कैसे प्रिडिक्शन कर पाओगे? आप उसके साथ कंफर्टेबल कैसे हो पाओगे? अपना कम्युनिकेशन कैसे बिठा पाओगे? मैं हर बार कहता हूँ कि सब्जेक्ट को लर्न करना इज़ नॉट कि सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझना। सब्जेक्ट को लर्न करने के बाद आपके अंदर वो सब्जेक्ट ज़िंदा हो जाना चाहिए। आपके अंदर वो सब्जेक्ट ब्रीथ करना चाहिए। तो मतलब होता है कि आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग है आपको। आपको सब्जेक्ट की लर्निंग प्रॉपर है। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स पता चल गए, आपको वो कंसेप्ट्स के आसपास शिफ्ट कैसे करते हैं, उनके बीच का ट्रांजिशन पता चल गया, तो आप इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है। ठीक है? ये नहीं होता। मैं भी न्यूरो साइंस में कंसेप्चुअली इतना इवॉल्व हो चुका हूँ कि आज मैं किसी भी न्यूरो साइंटिस्ट के साथ बात कर सकता हूँ। लेकिन इट्स नॉट मेंट कि मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ। उसके अंदर वो सब्जेक्ट ब्रीथ कर रहा है, उसने हर एक मिलीसेकंड उसके लिए लगाया है। पर मैंने अपनी रिसर्च के दौरान या फिर पेपर्स पढ़ते समय जो भी न्यूरल फंक्शंस हैं, न्यूरल कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स, उसको सबको याद किया हुआ है, मेरे दिमाग में बस उतना है। पर मेरे अंदर वो ब्रीथ नहीं कर रहा, मेरे अंदर वो अलाइव नहीं है। जितना मेरे अंदर मैथमेटिक्स अलाइव है, जितना मेरे अंदर फिलोसॉफी अलाइव है, जितना मेरे अंदर आप कह सकते हैं डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग अलाइव है, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर अलाइव है। राइट? एंड वाइस वर्सा फॉर न्यूरो साइंटिस्ट, शायद उसको भी पता हो टर्म लेकिन उसके अंदर वो सब ना हो। तो ऐसे इस प्रकार की लर्निंग करना बहुत रेयर है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। चीज़ों को समझने के लिए टाइम देना पड़ता है, वक़्त देना पड़ता है, जो कि शायद तक आज के बच्चों के पास नहीं है। आज के बच्चों में कुछ हड़बड़ी दिखती है, कुछ करना है, कहीं पहुँचना है बहुत जल्दी, कुछ नहीं भाई, सबका एक अलग-अलग तरीका है पहुँचने का। शायद मैं तुम लोग से तेज़ पहुँच गया होऊँगा, शायद तुम लोग मुझसे धीरे पहुँच रहे होगे या वाइस वर्सा। लेकिन तुम जहाँ पहुँचोगे वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा और मैं जहाँ पहुँच रहा हूँ मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर टाइमलाइन विद अदर्स। ठीक है? आप अपना टाइम दो, आप कैसे पढ़ते हो आप वैसा टाइम दो। और सिलेबस देख के रटना नहीं है। हम पूरा बैक में जाएँगे, पूरा ओरिजिन में जाएँगे, हर चीज़ का समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, खुद से थॉट लगाएँगे कि यार इसने जो आइडिया रखा है, क्या हमारे पास इससे बेटर आइडिया है? क्या मिस्टर मैकलॉच जिसने जो उन्होंने जो बूलियन आइडिया रखे थे न्यूरॉन्स को लेके कि वो फायर करेंगे आइदर 0 और 1, क्या वो बहुत सही आइडिया है? क्या उसमें कोई एनोमली है? क्या अभी विशेष भैया जितना तारीफ़ कर रहे थे मिस्टर मैकलॉच के बारे में, क्या उसमें कोई गलती है? क्या उसमें कोई लूप होल है जिसको हमने सॉल्व किया और आज डीप लर्निंग इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया? आज इस सब के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो ऐसा होने वाला है कि आप नोट्स के साथ पॉपकॉर्न रख के ये वो वीडियो देखें। मैं ये चाह रहा हूँ। तो इट विल बी वेरी ग्रेट। और मैं सोच रहा हूँ कि हम हर वीडियो के बीच में थोड़ा-सा ब्रेक्स लें। तो मैं आप लोग के हर लाइक 1 घंटे का वीडियो होता है नॉर्मली, मैं आधे घंटे के बाद एक स्क्रीन रखूँगा जो कि 1 मिनट की होगी और वो ब्रेक की होगी, जिसमें आप थोड़ा एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं, किसी के साथ मज़ाक-मस्ती कर सकते हैं, अपने कॉल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो चीज़ों को आराम से रखते हैं। वही मैं धीरे-धीरे अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है। मैं खुद-खुद की वीडियो देखता हूँ 1-1 घंटे की, तो मुझे लगता है कि यार 1 घंटे कौन बैठ के देखेगा? तो वही मैं 30 मिनट के बाद 1 मिनट का ब्रेक रखूँगा, ऐसे-ऐसे करके अपन करते हैं, ठीक है? और कुछ इम्प्रूव करना हो अगर मुझे तो प्लीज़ आप बताइए, मैं बिल्कुल इम्प्रूव करूँगा, मैं पूरा ईगर हूँ इम्प्रूव करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा, लेकिन अगर मुझे सही लगेगा, आई विल रियली इम्प्रूव दिस थिंग्स, ओके? तो क्योंकि देखना तो आप ही लोगों को है ना? तो इट्स बेटर कि आप लोग बताएँ कि कैसा आपको कंफर्टेबल रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, ठीक है? और हमने एक नया ट्राइपॉड लिया है, बाकी मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी अनफॉर्च्यूनेटली वो ट्राइपॉड, या फिर मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का। कैन यू सी द ट्राइपॉड? तो ये ये ट्राइपॉड हमने लिया है। और तो चलो अब अपन डीप लर्निंग का थोड़ा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि पेपर अप्रोच मैं क्यों चाह रहा हूँ कि रिसर्च पेपर की अप्रोच में रखें और इसको रिसर्च ओरिएंटेड रखें। आपको पता है कंप्यूटर साइंस में
हर सब्जेक्ट ऐसे नहीं होते हैं कि हर सब्जेक्ट को हम एल्गोरिथमिकली देखें। एल्गोरिथमिकली देखने का तात्पर्य है कि एक के बाद एक देखें, एक के बाद एक ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, रीसेंट रीसेंट अपडेटेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। हर सब्जेक्ट ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं हाईली रिसर्च बेस्ड। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा रिसर्च मांगते हैं, इतना ज़्यादा थिंकिंग मांगते हैं कि आपको शायद तक अपना ब्रेन की जो आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग उसको रिवायर करना पड़ जाए। तो इसलिए ये वाला जो सब्जेक्ट है वो ऐसे ही है। ये थिंकिंग ओरिएंटेड ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी भी अपने रिसर्च फेज़ में कहीं न कहीं है। आपको पता है 2015 में ही चैट जीपीटी को ट्रेन करना चालू किए थे। मतलब ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स तभी पब्लिश हुए थे बाय आशीष वाशवानी। तो अब देखो, ये तो आपकी सदी का पेपर है। मतलब आपकी सदी में ये सब एवोल्यूशन हो रहा है। तो वी आर द लकीएस्ट वन, राइट? जो हम ये सब देख रहे हैं होते हुए, ये सबको अपडेट होते हुए देख रहे हैं। कुछ जो पहले से डेप्रिशिएटेड आर्किटेक्चर्स थे उनको बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है मुझे लगता है अभी का, कि हमको टाइम मिल रहा है, हमको ऑडेसिटी मिल रही है ये सोचने की, ये समझने की, हमारे भाव रखने की, अ, इस इतनी बड़ी ब्रांच में, राइट? तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विथ रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग? व्हाई नॉट टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग by the research papers, either by just memorizing the syllabus, पुटिंग द लिमिट ऑन योर थिंकिंग। ऐसा नहीं है, आपको नहीं लगाना चाहिए। एटलीस्ट आप तो कंप्यूटर्स नहीं हो, यू ऑल आर ह्यूमंस। ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स में डिफरेंस ये है कि हम सोच सकते हैं, और ये चाहे हम कितना भी कर लें, कंप्यूटर्स को हम ये ऑडेसिटी नहीं दे सकते अभी भी, राइट? तो हाँ, चलो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला रिसर्च पेपर कौन सा था जिसने डीप लर्निंग को एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क दिया। अभी हमने बात की है तो जो रिसर्च पेपर के बारे में, उसने डीप लर्निंग को एक रूट दिया, एक सोच दी। लेकिन अब हम वो पेपर के बारे में बात करेंगे जिसने डीप लर्निंग को एक फ्रेमवर्क दिया, जिसने डीप लर्निंग को एक ऐसा फ्रेम दिया जिससे हमको पता है कि यार हाँ, किसको इम्प्रूव करना है, कि हाँ, किसको इवॉल्व करना है, किसको डायनेमिकली हिलाना है, डुलाना है। तो उस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम टीच कर पाएंगे, रीच कर पाएंगे, और या फिर हमारे मॉडल्स को टीच कर पाएंगे। उस पेपर का नाम है बैक प्रोपोगेशन अप्लाइड टू हैंड रिटन जिप कोड रिकॉग्निशन बाय मिस्टर यान लीचन लनबेत्यू यशुआ बोंग्यू पैट्रिक एफनर इन 1989। आप देखिए कितना कितना डिफरेंस भी नहीं है 43 और 89 में, या फिर है? मुझे तो रिसर्च वाइज नहीं लगता है, शायद 100 साल का डिफरेंस होना चाहिए था इन दोनों के बीच में। लोग सही कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये IEEE में पेपर है, मैं आप लोग को इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो लेक्चर के बाद देखना सब कुछ, ठीक है? तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएँगी, उसमें जो कीवर्ड्स हैं, नहीं तो आप बोलोगे भैया ये सब एलियन एलियन क्यों दिख रहा है, ठीक है? तो उसके बाद ही देखना तो बेटर रहेगा। ये पेपर के बाद हम रियल में डीप लर्निंग को यूज़ करने लगे थे मेडिकल साइंसेज़ में, हॉस्पिटल्स में, या फिर सॉफ्टवेयर्स में। मतलब एप्लीकेशन वाइज़ वो इवॉल्व हो गया था, इस पेपर के बाद, 1989 के बाद, ठीक है? अभी मिस्टर लेशन मेटा में वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है? तो ये पेपर ने उनको काफ़ी डॉलर्स भी दिए मुझे लगता है। ओके, अ, ठीक है। तो ये डीप लर्निंग का थोड़ा-सा ज़ीरो इंट्रो था। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं मोटिवेट कर पाया होऊँगा डीप लर्निंग के लिए कि ये क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आपका कोई पेपर पब्लिश्ड हो डीप लर्निंग में, जैसे मेरा डीप लर्निंग में पेपर पब्लिश होने वाला है IEEE में, स्कोर फॉर्मर्स में, जिसमें मेरे मेरे मास्टर, मेरे प्रोफ़ेसर्स के साथ मैं पब्लिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किक स्टार्ट है ये आपके करियर के लिए। बहुत अच्छा किक स्टार्ट है अगर आप एक R&D सेक्टर में जाना चाहते हैं, रेदर देन इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना, ठीक है? ये बहुत अच्छा स्टार्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर आप डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो इसको ऐसा पढ़ें कि आप लोगों को मान ना पाएँ, नहीं, आप क्वेश्चन कर पाएँ। हमारी थिंकिंग को, मेरे पेपर को, लोगों के पेपर को, मिस्टर लीचेन के आइडिया को, मैकलॉच के आइडिया को, जेफरी हिंटन सर के आइडियाज़ को क्वेश्चन कर पाएँ। उनको उनके आइडियाज़ की कीमत समझ पाएँ कि यार कितना सिंपल बोल दिया लेकिन कितना इम्पैक्टफुल बोला है, ये समझ पाएँ। हर बार चीज़ें टफ नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ठीक है? चीज़ें सिंपल होने के बावजूद भी काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है। तो आपको ये समझ में आए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो से आपको ये थोड़ा-सा इसका मोटिवेशन मिल गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा न्यूरल नेटवर्क का बेसिक्स बताता हूँ कि क्या इसमें आता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं नॉर्मली, तो हम न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं,
और मेरे प्रोफ़ेसर जब मैं पढ़ता था सेकंड ईयर में, तो उन्होंने मुझे इस प्रकार बताए थे कि जब हम ऐसे डेटा का यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन नहीं है, ऐसा डेटा जिसमें ह्यूमन इंटरैक्शन कम लगेगा, ऐसा डेटा जिसको हम ऑब्जेक्टिफ़ाई नहीं कर सकते, जिसको ऑब्जेक्टिफ़ाई नहीं कर सकते का मतलब है जिसका कोई रिप्रेज़ेंटेशन इतना ख़ास नहीं है। ऐसे डेटा को जब हमको डील करना होता है कि इसमें पैटर्न्स कैसे निकालें, इसमें पैटर्न्स को कैसे लर्न करें, डिग करें, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डीप लर्निंग जैसा सब्जेक्ट। ठीक है? तो अगर आप बोलो कि मशीन लर्निंग से जो काम कर सकते हैं, क्या हम डीप लर्निंग से कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं वो भी डीप लर्निंग से। अगर हम हमारे डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर्स को स्पेशली फाइन ट्यून करें, तो हम शायद जो एक्सपेंस है, उसको मशीन लर्निंग के इक्विवेलेंट ला सकते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग आज भी वो सारे काम नहीं कर सकती जो डीप लर्निंग कर सकती है। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे शायद मेरी बात को। तो आप समझ गए होंगे शायद मेरी बात को। और बाय द वे आसमान देखो कितना बढ़िया है ना? ये शायद अभी पौने 6 बज रहे हैं। सॉरी 5:55 हो रहा है। और हाँ, ठीक है। चलो, तो डीप लर्निंग में क्या है, अब मैंने आपको जो बताया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ट्रेन फलाना-वलाना, ठीक है? डीप लर्निंग मैं ये बात इतनी इतनी ज़्यादा बार-बार क्यों बोल रहा हूँ? इतनी बार-बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ ये बात? ताकि जब आप नॉर्मली घर में बैठे हो, तो आपके दिमाग में ये बात आए कि अनस्ट्रक्चर, 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 ये बार-बार आपके दिमाग में आए। फिर आपको सोचने में मजबूर करे कि होता क्या है ये अनस्ट्रक्चर? आपको सोचने में मजबूर करे कि क्या स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में सिर्फ़ इतना ही डेफ़िनिशन का फ़र्क है? ठीक है? ये वाला थिंकिंग, ये सोच मैं आप में छोड़ता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे ही जितने ह्यूमन्स हैं, तो थिंक आप भी कर सकते हैं। ओके, तो डीप लर्निंग में क्या होता है? डीप लर्निंग में हम अ, एक थिंकिंग यूज़ करते हैं, एक आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब इसको न्यूरल नेटवर्क क्यों बोलते हैं? क्या ये हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन है, उससे सिमिलर है? हाँ, जो 1943 का मिस्टर मैकलॉच का पेपर आपको पिन किया था जो मैंने, उसमें उन्होंने जब कैलकुलेटिव अप्रोच दी थी नर्वस एक्टिविटीज़ को, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि न्यूरॉन्स को या तो हम न्यूरॉन को, ब्रेन के न्यूरॉन को ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं, या तो वो 0 फायर करेगा या तो 1 फायर करेगा। तो मैंने बताया था ना, वहाँ से, उस रूट से डीप लर्निंग का रूट आया, तो इसलिए हम इसको न्यूरॉन कहते हैं। बाकी असली वाले न्यूरॉन कैसे हैं, आज भी न्यूरोसाइंस नहीं समझा पाया है। असली न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरोसाइंस समझा पाया है। लेकिन क्या होते हैं, उनका हमको एक यूनिटरी डेफिनिशन हमारे पास अभी भी नहीं है। हमको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोगेशन एंड ऑल। हमको ये भी पता है, हमको द अपर बाउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच दे कैन प्रोपोगेट इन बायोलॉजी, सॉरी, इन इन अवर ब्रेन एक्टिविटी। बट हमको स्टिल नहीं पता कि वो क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि उनका जो प्रोपोगेशन का पैटर्न है वो क्या है, किस प्रकार से है। शायद तक हमको इसका ऊपरी-ऊपरी मोटा-मोटा अप्रोच हो गया है, जो कि हम फिर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फ्रंटल लोब, हाइपोथैलेमस एंड ऑल, ठीक है? लेकिन हमको आज भी वो यूनिटरी डेफिनिशन हमारे पास, माइक्रो डेफिनिशन अभी भी न्यूरॉन की कहीं न कहीं मिसिंग है। लोग कहते हैं कि हाँ, न्यूरॉन है, उसके फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोगेट करता है, बट इट इज़ नॉट अ डेफिनिशन। ये तो डेफिनिशन है कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे प्रोपोगेट करते हैं। डेफिनिशन इसकी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल वो क्या प्रोपोगेट करते हैं, क्योंकि वो क्या से न्यूरॉन आएगा, राइट? हाँ, तो हर फील्ड में हर फील्ड में हर चीज़ की डेफिनेशन नहीं होती है, और यही फील्ड को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है, राइट? जैसे कि जब हम न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते थे, तो न्यूटोनियन फिजिक्स में आज भी हम लैग करते हैं कि हम टाइम और स्पेस को कैसे डिफाइन करें, राइट? फिर वहाँ से आती है जनरल रिलेटिविटी, और एक लैग्रेंजियन मैकेनिक्स भी आती है। तो अब देखो, हर फील्ड की एक खूबसूरती होती है और एक डार्क पॉइंट होता है, और वही शायद वो फ़ील्ड को ब्रीथेबल बनाता है, ब मतलब अलाइव बनाता है, मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ एक लैग पॉइंट होता है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब कुछ भी चीज़ पढ़ो, और अगर आपके पास जो थिंकिंग एबिलिटी आ जाए, तो घमंड बहुत जल्दी आ जाता है कि ये फ़ील्ड में ये नहीं है, ये फ़ील्ड में वो नहीं है। आप उसका डाउनफॉल, सॉरी, आप उसका जो ब्लैक पॉइंट है वो निकालने को बहुत मोटिवेट हो जाते हो। लेकिन मेन चीज़ वो नहीं है। हमें लोगों की खामियाँ देखने से अच्छा है लोगों की खासियत देखें, और लोगों की जगह अगर आप फ्रेमवर्क्स रख दें, फ़ील्ड रख दें, तो सेम बात है, क्योंकि लोग भी तो एक तरीके से फ्रेमवर्क ही है। पीपल्स आर आल्सो अ फ्रेमवर्क, राइट? इन फ्रंट ऑफ यू या इन फ्रंट ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है? तो ये जो न्यूरल नेटवर्क फ्रेमवर्क है, जो हम डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं, वो उसमें वर्क मिस्टर जेफरी हिंटन ने भी बहुत ज़्यादा किया है, जो आज नो आपको पता होगा, अगर आप लोग ये डीप लर्निंग या ये एआई वाले फ़ील्ड की न्यूज़ बहुत देख रहे हैं, तो अभी उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और ही इज़ द वन हू हैव जिनके वीडियोज़, जिनके लेक्चर्स, जिनके पेपर्स ने मुझे मोटिवेट किया।
डीप लर्निंग पढ़ने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। मिस्टर हॉपफील्ड, आपने हॉपफील्ड नेटवर्क पढ़े होंगे। अगर कोई डीप लर्निंग पहले से पढ़ा हुआ है, कोई मतलब ये वीडियो को रैंडमली क्लिक कर दिया और उसको पहले से पता है डीप लर्निंग क्या होता है, तो उनको पता होगा हॉपफील्ड नेटवर्क क्या होता है। तो मिस्टर हॉपफील्ड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया डीप लर्निंग पढ़ने में। और सारी डेफिनिशंस, स्टोरी टेलिंग डीप लर्निंग को लेके मिस्टर ग्रैंड सैंडरसन से मिली मेरे को, कि कैसे समझाना चाहिए, कैसे हमारे थॉट्स व्यक्त करने चाहिए डीप लर्निंग को लेके। वो मिस्टर ग्रैंड सैंडरसन से मिली। उनका चैनल भी है, थ्री ब्लू वन ब्राउन, आप देख सकते हैं, आप लोग को पता होगा वो इंजन, वो चैनल। और वो एक बहुत बड़े ओपन सोर्स लाइब्रेरी के फाउंडर भी हैं, ऑथर भी हैं, जिसका नाम है मैनिम, जो कि आज हम जैसे रिसर्चर्स को मैथमेटिकल एनिमेशंस बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो ऑनेस्टली मैं ये तीनों लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। इन तीनों लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, ये तीनों मास्टर्स का। और मुझे लगता है कि मैं आगे और आपको और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के बारे में धीरे धीरे बताते जाऊंगा। आप उनको स्टॉक करना, आप उनके पेपर्स देखना, उनका स्कॉलर देखना, गूगल स्कॉलर देखना आई मीन, और उनका IEEE का पोर्टफोलियो देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप भी रेदर देन सिर्फ मेरी बातें सुन के, आप खुद से सुने, आप खुद से अपना लर्निंग पैराडिगम डेराइव करें, खुद से रिसर्च पेपर्स में हाइलाइटर्स लगाएं, प्रिंट करें, दैट विल बी वेरी ग्रेट इन लर्निंग एंड गोइंग फॉरवर्ड इन दिस डीप लर्निंग जर्नी। तो चलो, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अब हम बात, मुझे लगता है कि अब मैंने मोटिवेट कर दिया हूँ प्रॉपर आप लोगों को, मेरे को प्रॉपर ट्रांजिशन भी मिल गया है, मोटिवेट टू द न्यूरल नेटवर्क फ्रेमवर्क। अब हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। तो गाइस, तो अब हम सीखने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में। न्यूरल नेटवर्क क्या है? डीप लर्निंग में ये एक ऐसा कैसा फ्रेमवर्क है, या फिर एक ऐसा कैसा कंसेप्ट है जिसने हेल्प किया डीप लर्निंग में इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन वाइज, ठीक है। तो अब मैं आपको अब मेरी आईपैड की स्क्रीन कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इन 3, 2, 1, तो आप देख सकते होंगे अब मेरी आईपैड की स्क्रीन। इस पे मैंने लिखा हुआ है कि डीप लर्निंग के कुछ की कंपोनेंट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, न्यूरॉन, लेयर, वेट, बायस एंड एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये सारे की कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या काम आते हैं न्यूरल नेटवर्क में, और बेसिक वे में न्यूरॉन क्या है, आज हम ये सब पढ़ लेंगे। और ये वाला लेक्चर जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला। इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर जब हम बैक प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल अप्रोच में देखेंगे कि ये मैथमेटिकली कैसे वर्क करता है। अभी हम थोड़ा सा टॉय एग्जांपल को लेके फ्लो भी देखेंगे मैथमेटिकली, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो एक यूनिट है, उसको समझने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लें तो हमको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, अप्रोच में थोड़ा ईजीनेस मिलेगा। क्योंकि हमको यहाँ पे एक बहुत बड़ी बॉर्डर क्रिएट करना है बायोलॉजिकल न्यूरॉन और ये कंप्यूटर वाला जो डीप लर्निंग वाला न्यूरॉन है उसमें, उसके बीच में। और इसको न्यूरॉन ही क्यों बोलते हैं, क्या इसको न्यूरॉन बोलना ज़रूरी है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं इसके बारे में। तो जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन एक बेसिक डेफिनेशन अगर कोई आपको बोले न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन ये एक स्मॉल यूनिट है जो वैल्यू लेती है 0 या 1 या -1 या 1 के बीच में, कंप्यूट करती है और आगे भेज देती है। सिर्फ यही न्यूरॉन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो न्यूरॉन को हम कह सकते हैं इट इज अ स्मॉल यूनिट दैट टेक्स इनपुट, अप्लाइज वेट एंड बायस एंड पासिस थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला, वेट्स, बायसेस, एक्टिवेशन फंक्शंस, यहाँ पे तीन और कंसेप्ट्स बोला। तो यहाँ से आते हैं वो तीन कंसेप्ट, वेट, बायस और एक्टिवेशन फंक्शन। ये क्या है हम आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो नेटवर्क को हम जब मैथमेटिक्स में नेटवर्क पढ़ते हैं, तो ग्राफ से नेटवर्क वर्ड आया है, ग्राफ थ्योरी से। नेटवर्क वर्ड ये होता है जब कोई वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से किसी एज के थ्रू कनेक्टेड है, फिर वो दूसरा वर्टेक्स तीसरे से कनेक्टेड है किसी एज के थ्रू, फिर तीसरा चौथे से कनेक्टेड है किसी एज के थ्रू। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं, पहला न्यूरॉन, पहला वाला वर्टेक्स सॉरी, और चौथा वाला वर्टेक्स के बीच में एक पाथ बन गया है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, ये कैसे एक सिर्फ नोड टू नोड कनेक्शन से कैसे एक हाइब्रिड कनेक्शन बन गया। इसी हाइब्रिड कनेक्शन को हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यही है नेटवर्क की डेफिनेशन एक बेसिक सी। और न्यूरॉन्स में, न्यूरल नेटवर्क जब हम बोलते हैं न्यूरॉन्स में, तो उसमें नेटवर्क इसी प्रकार आया, क्योंकि हम किसी एक nth न्यूरॉन से किसी दूसरे न्यूरॉन के बीच में नेटवर्क के थ्रू इजीली पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। अब ये वाली बात हो गई थ्योरेटिकली। इसको हम मैथमेटिकली कैसे देखें, क्योंकि क्योंकि मेन चीज तो क्या है कि कंप्यूटर कभी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता, थ्योरेटिकल भाषा नहीं समझता। उसको तो चाहिए एक लॉजिकल भाषा, एक प्रेडिकेट लॉजिक, एक एक क्वांटिफायर,
है ना? तो इसको हमने मैथमेटिकली कैसे डील किए, इस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट किए, उसके बारे में आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा प्रेसिपिटॉन बना के दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है, और प्रेसिपिटॉन होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक डीप लर्निंग का कंसेप्ट है प्रेसिपिटॉन, जो एक बहुत बेसिक न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनाता है। एक दो, आप इसको ये जो सर्कल बना रहा हूँ इसको न्यूरॉन्स माने, नोड माने, फिर हम आगे इसकी डेफिनेशन को और हाइब्रिड और इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो इसके, हाँ, ये है इनपुट न्यूरॉन और ये है आउटपुट न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सारे कनेक्टेड हैं एज के थ्रू। अब चलो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं, ये एज असल में है क्या, मैथमेटिकली कैसे दिखेगी, मतलब कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी जो मैंने आपको बोला था, न्यूरॉन रैंडम रैंडम नंबर्स रखता है, उसमें वेट वाइज एक्टिवेशन फंक्शन ब्ला 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 अप्लाई करता है। ठीक है, ये सारी बातें तो अभी सिर के ऊपर से जानी चाहिए, और जा रही तो अच्छी बात है, क्योंकि अब इसके 10 मिनट के बाद नहीं जाएगी। ठीक है, 0.3 मान लेते हैं, 0.2 मान लेते हैं, 0.1 और 0.6 मान लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पे 5 न्यूरॉन्स है, उनको रैंडम नंबर से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये जो एजेस दिख रही हैं, हाँ, इसके बाद आपको ये जो इतनी सारी एजेस दिख रही हैं जो इस न्यूरॉन को कनेक्ट कर रही है ये वाले आउटपुट न्यूरॉन से, है ना? वो वाली जो एजेस है, इसको हम क्या बोलते हैं मेन चीज में, जब ये यहाँ पे जब ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, अभी मान लो ये अपने आइडल स्टेट में है। ठीक है, अपने दिमाग में ऐसा चलाओ इसको कि अभी खड़ा है सिर्फ आइडल स्टेट में। जब ये इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करेगा, आगे बढ़ाएगा, इंफॉर्मेशन का तात्पर्य ये 0.3, 0.2, 0.1 और 0.6 ये इंफॉर्मेशन है। मान लो ये कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, जब ये प्रोपोगेट करेगा अपने नेक्स्ट लेयर में, अपने नेक्स्ट न्यूरॉन में, जैसे ये वाला जो है इसको लेयर मानते हैं, इसको लेयर मानते हैं, तो अभी दो लेयर दिख रही है आपको, एक इनपुट एक आउटपुट, है ना? तो जब ये नेक्स्ट प्रोपोगेट करेगा तो कैसे करेगा? अभी तो आपने बोल दी प्रोपोगेट करेगा, लेकिन जब आप इसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में जब लिखेंगे, या एक लॉजिक, इसका लॉजिक क्या होगा, मतलब इस ये लॉजिकली इंप्लीमेंट कैसे होएगा कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कैसे होगा? तो वो इस प्रकार होगा कि ये जो वेट है, सॉरी, ये जो वेट है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम एज मानते हैं ये होता है वेट, जो हम न्यूरॉन मानते हैं वो होता है बायस, और पिछले वाला वेट, जैसे अभी तो ये इनपुट है तो इसका बायस ही होगा सिर्फ। अब इसका क्या, कैसे लिखेंगे? तो ये आ रहा है W1, ये आ रहा है W2, ये आ रहा है वेट 3 और ये आ रहा है वेट 4। ठीक है, ये जाएगा कुछ इस प्रकार। अब जब इसकी नई डेफिनेशन होगी, जब फॉरवर्ड पास हो जाएगा, तो ये हो गया अभी आइडल स्टेट में, अब आ रहे हैं फॉरवर्ड पास। जब फॉरवर्ड पास हो जाएगा तो एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो जब ये फॉरवर्ड पास हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.3 इंटू 0.7 प्लस 0.2 इंटू 0.7 प्लस 0.1 इंटू 0.7 प्लस 0.6 इंटू 0.7। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 0.3 को 0.7 से जब मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब फॉरवर्ड पास हुआ इंफॉर्मेशन का इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन के बीच में। तो ये एज, अगर अपन इसको विजुअली देखें दिमाग में, तो ये एज है। मैथमेटिकली देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन है, 0.3 का 0.7 से मल्टीप्लीकेशन है, 0.2 का 0.7 से मल्टीप्लीकेशन, 0.7 का तात्पर्य है आउटपुट वाला न्यूरॉन। ठीक है, हाँ, 0.2 का 0.7 से मल्टीप्लीकेशन ये वाला एज है, 0.1 का 0.7 से मल्टीप्लीकेशन ये वाला एज है, और सर्टेनली 0.6 का 0.7 से ये वाला एज। इन सारी इंफॉर्मेशन को अगर अपन को कन्वर्ज करना हो तो हम प्लस ऑपरेशन यूज करेंगे। इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, जो इसका अपडेटेड आउटपुट आउटपुट न्यूरॉन का अपडेटेड वाला जो वेट है वो क्या होगा। ठीक है, 0.7 से वो इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये था वेट। अब हम एक नई डेफिनेशन में आएंगे, बायस। बायस क्या होता है कि ये वाला न्यूरॉन या ये वाला न्यूरॉन या कोई भी न्यूरॉन कितना फायर हो, कितना एक्टिवेट हो, मतलब कि अ, जैसे कि अगर अभी अपन ने इसका आंसर क्या आएगा, लेट्स कैलकुलेट 3 4 5 6 1.2 1.
12 7 जा 84, तो 8.4 प्रोबेबली आ सकता है, राइट? तो अभी 0.7 था, एक्टिवेट होने के बाद हो गया 8.4, या फिर अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर दो 0.84, कैसा भी कुछ भी मान लो। अभी अभी अपन सिर्फ टॉय एग्जांपल ले रहे हैं, अभी अपन को कोई एक्यूरेसी का इतना मायने नहीं रखता एक्यूरेट होने का। हाँ, तो जो 0.84 अभी जो नया अपडेटेड वेट आया है, इसको कितना एक्टिव होना चाहिए, इसको कितना ये वाले न्यूरॉन को, जब नेक्स्ट न्यूरॉन में अगर मान लो ये कनेक्टेड है किसी न्यूरॉन से, तो अभी जो इस न्यूरॉन में जाएगा, इसका कितना कंट्रीब्यूशन हो, तो कैसे करें मैथमेटिकली कि कितना एक्टिवेट होता है, उसको हम बायस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम और कोई नंबर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको 0.84 को थोड़ा बढ़ा देंगे, तो ये आ गया बायस। यहाँ पे हर न्यूरॉन में वेट होता है और बायस होता है। तो अब जो अपडेटेड डेफिनेशन हमारी न्यूरॉन की जो आई, वो कुछ इस प्रकार है। ये एक न्यूरॉन है जो मैंने अभी लिखा आपके पास, y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस सी, ये एक न्यूरॉन है जिसमें एक वेट है, और अब c जो था वो हो गया बी, बायस, और ये हो गया वेट। ये वो न्यूरॉन की वैल्यू है, समझ गए? इसको कैसे देखेंगे, आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन होती है वो एक लीनियर लाइन होती है, जिसमें c होता है y इंटरसेप्ट और m होता है उसका tan थीटा, मतलब कि स्लोप, राइट? तो कुछ इसी प्रकार आपको न्यूरॉन भी दिख रहा होगा कि वो न्यूरॉन भी डब्ल्यू एक्स प्लस सी, जिसमें वेट जो है उसका वो है स्लोप, c जो है उसका y इंटरसेप्ट, सही है? और ये जो है ये मल्टीपल, ऐसे ही मल्टीपल न्यूरॉन्स कुछ इस प्रकार दिखेंगे, फिर वो किसी से और से कनेक्टेड है, मतलब कि उनकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू फंक्शन आएगा, वो भी फिर एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा जो इसको अफेक्ट करके बड़ा छोटा बनाएगा, फिर वो किसी और से कनेक्ट हो सकता है अगर हो तो। ठीक है, तो आपने देखे कैसे कि कैसे किस तरीके से हमने न्यूरॉन को लॉजिकली इंप्लीमेंट किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो कुछ यही है न्यूरॉन की डेफिनेशन। और अब हम आते हैं की कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिफाइन करने में। तो वहां पे आते हैं, अभी हमने प्रेसिपिटॉन देखे, अब हम बात करेंगे मल्टीलेयर प्रेसिपिटॉन। मल्टीलेयर प्रेसिपिटॉन क्या होते हैं? तो मल्टीलेयर प्रेसिपिटॉन जो होते हैं वो ये होते हैं जिसमें मल्टीपल लेयर होती है। अभी हमने सिर्फ देखे इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, क्या हो अगर एक और लेयर आ जाए उनके ठीक बीच में, तो वो होती है हिडन लेयर। हिडन लेयर जो होती है वो मेन होती है। जब हमने हिडन लेयर इंट्रोड्यूस करे हमारे न्यूरल नेटवर्क में, तो हमारा न्यूरल नेटवर्क और एडवांस हो गया और इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है? लेकिन अभी भी ये लीनियर ही है। आप एक चीज देखिए, अभी भी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पूरा लीनियर चल रहा है। अभी आपने देखे हम कितना सारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किए, फिर वो जो y था वो किसी दूसरे में किसी दूसरे का x बनेगा, तो y इक्वल टू एम वाई प्लस ऐसे करें, और कंपोजिशन ऑफ लीनियर फंक्शंस बन रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन तब भी ये लीनियर ही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर ही होता है, ग्रुप थ्योरी का बेसिक सा थ्योरम है। अब इसको बात आती है कि हम इसको हमारे नॉन लीनियर डेटास में कैसे ट्रेन करें, जो डेटा लीनियर नहीं है। और अक्सर रियल लाइफ की सिचुएशन में अक्सर डेटा नॉन लीनियर ही होता है, सारे डेटा लीनियर नहीं होते हैं। कैसे ट्रेन करें, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको हम आगे भी बताएंगे, बात करेंगे कैसे करते हैं। खैर, हिडन लेयर वो होती है जो कि इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर दोनों से इक्वली कनेक्टेड है।
वो मेन कंप्यूटेशन करती है न्यूरन का, न्यूरल नेटवर्क का। वो जो मेन कंप्यूटेशन होता है, आप इसको ब्रेन कह सकते हो हमारे न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें लीनियरिटी कैसे लाएं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। राइट, तो हमने क्या किए, जैसे कि हमारा जो न्यूरॉन था y इक्वल टू, अभी मैंने आपको बता चुका था कि y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, जहाँ पे वेट होगा w, बायस होगा b, y होगा उसका वैल्यू। ठीक है, ये होगा हमारा न्यूरॉन का बेसिक डेफिनेशन। अब इसको हमने क्या किए, अगर इसमें लीनियरिटी लाना हो तो क्या करें कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि नॉन लीनियर हो, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि एक्स स्क्वायर, जैसे कि हाइपरबोलिक 10x, अपन उसको, उस वो जो फंक्शन है उसमें अपन y डाल देंगे एज अ डोमेन, तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। कैसे किए, जैसे कि हम अभी, हमारे पास एक बेसिक सा फंक्शन है सिग्मॉइड फंक्शन, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है, e की पावर x 1 प्लस e की पावर x। इसको अगर विजुअली देखना चाहोगे आप, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, -1 और +1, ये एस कर्व दिखता है। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन। तो हमने ये सिग्मॉइड फंक्शन पहले वाले मशीन लर्निंग के वीडियो में भी देखे थे, जब अपन वो पढ़ रहे थे मल्टी वेरिएबल वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन, याद है? मल्टी वेरिएबल नहीं, मल्टीनोमियल वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो वहां पे अपन सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते थे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अपन ने सिग्मॉइड फंक्शन वहां पे भी देखे थे, जहां पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे, जहां पे हमको 0 और 1 में सिर्फ रिग्रेस करना था चीजें, तो वहां पे भी हमने ये देखे थे। राइट, मेन मतलब ये है इस चीज को, ये वाले रिग्रेशन को यूज करने का, कि हमको ठीक ठीक हमारा जो अ, हमारा न्यूरॉन का जो वैल्यू, वो स्क्वैश हो जाता है और नॉन लीनियर हो जाता है। ये जो कर्वेचर आपको दिख रहा है, ये कर्वेचर उसमें आ जाता है, ये कर्वेचर जो है ये इसमें आ जाता है, और वो एक सीमा में स्क्वैश हो जाता है -1 और +1 के बीच में। तो ये काफी बढ़िया था हिडन लेयर में इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते थे। तो अब जो अपडेटेड डेफिनेशन है न्यूरॉन की, एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद और बायस को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगी, चलो देखते हैं। अरे हाँ, प्लस e की पावर डब्ल्यू एक्स प्लस बी। तो ये हुआ आपका एक न्यूरॉन जो एक्टिवेशन फंक्शन से एक्टिवेटेड। फिर ये नेक्स्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट में सेम यही चीज होगी, और ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो फॉरवर्ड पास कुछ इस प्रकार होता है कि जब हम, हमारा नंबर, जैसे अभी हम, मैंने ये वाला एक एग्जांपल लिया था, एक्चुअली ये रिकॉर्ड, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन किसी कारणवश इसकी ऑडियो चली गई। अब मैं फिर से पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने पूरा लिखा है, ये पूरा मैंने लिखा था, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, जितनी बार भी हो मैं समझाने को, टीच करने को तैयार हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। और भगवान करे फिर से ना हो ये, आई विश। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैकबुक एयर माइक्रोफोन, ठीक है। एक्चुअली वो माइक खराब हो गया, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये तो अभी तक होता नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, तो मान लीजिए ये वाला जो मल्टीलेयर प्रेसिपिटॉन है, उसमें पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन और तीसरे न्यूरॉन में 1, 2 और 3 नाम की वैल्यू रैंडमली इनिशियलाइज्ड है। रैंडमली, अभी आइडल स्टेट है, हमने सिर्फ रैंडमली इनिशियलाइज कर दिए हैं इसको, और रैंडमली इनिशियलाइज कर दिए हैं। और ये वो वाला वन नहीं जो आप समझ रहे हैं, मान लीजिए 0.1 है, 0.2 है, 0.3, जैसा भी, अभी अपन टॉय एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको अभी अपन जो भी चाहो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई डेटा सेट नहीं है या कुछ नहीं है, तो हाँ, तो 1 है। अब जब 1 आइडल स्टेट से फॉरवर्ड पास करेगा, आइडल स्टेट से कन्वर्ट होके मूवेबल वाले स्टेट में आएगा, अभी आइडल है, अब चलने लगेगा जब फॉरवर्ड पास करेगा। तो क्या होगा, फॉरवर्ड पास करेगा जब, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा उसकी खुद की वैल्यू, तो 1 हो गई, तो 1 × 1 मतलब फॉरवर्ड पास हो गया भाई। अब इसमें भी करो तो 1 × 1, इसमें भी करो 1 × 2, इसमें भी करो 1 × 3, सेम हम इसमें भी करेंगे, और सेम हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड पास हुआ, फॉरवर्ड पास हुआ, तो ये 1 1 2 1 अपडेट हो जाएंगे, और क्या वैल्यू हो जाएगी, लिख देखते हैं क्या होगी। मैं वीडियो पॉज करता हूँ और कैलकुलेट करके लिख के देता हूँ क्या हो जाएगी। तो अब आप देखिए ये वैल्यू जो है 6 6 12 6, ये हो गई है ना। कैसे किया मैंने,
जैसे पहला वाला न्यूरॉन अगर अपन देखें, मैं आपको इससे बताता हूँ, ये वाला। तो ये वाला न्यूरॉन जब आगे गया तो 1 इंटू ये वाला जो बनता, प्लस किया, फिर ये वाला आया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 6। तो कुछ इस प्रकार हुआ। सेम मैंने इसमें भी किया, सेम मैंने इसमें भी किया, सेम मैंने इसमें भी किया। अब आप एक चीज देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने गलती से यहाँ पे 2 था, मैंने 1 लिख दिया, सॉरी। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे 1 था तो 6 हो गया, यहाँ पे 1 था 6 हो गया, यहाँ पे 2 था तो 2 टाइम 6 हो गया। देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे 6, तो आप देख रहे हो ये लीनियर है अभी भी, ये अभी भी लीनियर है कि ये 6 को 2 टाइम करेंगे तो 6 हो गया, 3 टाइम करेंगे 18 हो गया। अभी भी ये आपको देख रहे हो, ये लीनियरली ट्रांसफॉर्म्ड है। तो ये पूरा एक तरीके से अभी भी लीनियर अलजेब्रा है, जब तक मैंने इसमें एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब चलो इसको एक्टिवेशन फंक्शन के साथ डेकोरेट करते हैं। तो अब जब 6 को एक्टिवेशन फंक्शन के साथ डेकोरेट करेंगे तो ई की पावर 6 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 6, इसको भी करेंगे तो वही ई की पावर 6 प्लस 1 प्लस ई की पावर 6। इसको करेंगे ई की पावर 12 1 प्लस ई की पावर 12, इसको भी सेम ई की पावर 6 प्लस 1 प्लस ई की पावर 6। अब ये कुछ इस प्रकार हो गया। आप देख रहे हैं किस, मैं थोड़ा इसको अच्छे से फॉर्मेट कर दूं, मैंने तो इसको थोड़ा खिचड़ पिचड़ लिख दिया। तो हाँ, तो अब देखिए मैंने इसको अच्छे से लिख दिया हूँ कि पहले 1 था, हमने जब ये आइडल स्टेट में था जब, तब उसका वैल्यू 1 था। जब वो फॉरवर्ड पास में आया तो इन्फॉर्मेशन जब प्रोपोगेट हुई आगे बढ़ी तो ये 6 हो गई। फिर जब एक्टिवेशन फंक्शन से हमने गुजारे तो ये नॉन लीनियर हो गई। तो अब देखिए कि अभी 6 था तो 2 टाइम्स बढ़ा, जब 2 था दूसरे वाले न्यूरॉन का वैल्यू। अब ई की पावर 6 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 6 था, तो अब ई की पावर 12 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 12 हो गया, जो कि लीनियर तो नहीं है, नॉन लीनियर है। तो आप समझ रहे हो एक्टिवेशन फंक्शन कितना जरूरी है हमारे लिए। फिर हम नॉर्मली उस चीज को भी इसमें गुजारेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 7, और ये जो पूरा था, इसको अब हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं, आपने अगर पैटर्न देख लिए हो तो। ये होगा 3 टाइम ई की पावर 6 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 6 प्लस ई की पावर 12 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 12, है ना। जैसे कि सबसे सब में ये आउटपुट न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो ऐड हो रहा है, सॉरी आउटपुट न्यूरॉन का वैल्यू ऐड हो रहा है जो कि 7 है। तो 7 इंटू ई की पावर 6, 7 इंटू ई की पावर 6, ऐसा 3 बार हुआ तो मैंने 3 ई की पावर 6 लिख दिया और 7 कॉमन में ले जा लिया। क्योंकि 7 ई की पावर 12 में भी कॉमन था तो मैंने उसमें भी कर लिया। तो इसकी न्यू वैल्यू है 7 टाइम ई की पावर 6 अपॉन ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि कैसे फॉरवर्ड पास होता है, कैसे फॉरवर्ड पास में एक्टिवेशन फंक्शन और बायस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था एक बेसिक सा डेफिनेशन फॉरवर्ड पास को लेके। और ये वाली वीडियो बस सिर्फ इसी के लिए होगी कि फॉरवर्ड पास हम क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वाली वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे कि बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है, और वो होती है मेन चीज जब हमारा न्यूरल नेटवर्क लर्न करता है हमारे डेटा से, कि हमारा डेटा और उसका जो रैंडम वैल्यूज थी उसके बीच में जो फर्क है उसको कम करने की कोशिश करता है, वो जो एरर है वो कम करने की कोशिश करता है। अभी मैंने ह्यूमन लैंग्वेज में जिसको एरर बोला उसको डीप लर्निंग में क्या बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एरर का डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, डिफरेंट टाइप के एरर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अपडेटेशन हो सकते हैं, और वो देखने में आपको ज्यादा मजा आएगा। उसका वो जो अपडेट करेगा अपने स्लोप को, या फिर अपने आप को थोड़ा अपने आप को लर्न करेगा, जब वो ट्रेन होएगा तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को वो देखने में मजबूर कर दूंगा, मैं आपको विजुलाइज करने में मजबूर कर दूंगा वो सारी चीजें, रेदर देन कि ग्रीक लेटर लिख के मैथमेटिक्स समझाना। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि यार ठीक है, 2 डायमेंशन ही सही, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे उसे, ठीक है। हालांकि ये टेक्निक बहुत सारी जगहों में काम नहीं आती है, लेकिन एक कंसेप्ट, एक फील्ड का हमें बेसिक बेसिक ज्ञान हो जाता है, और मुझे लगता है 2 लेक्चर में अगर उतना ज्ञान हो जाए तो वो बहुत काफी है, बहुत काफी है उतना होने के लिए। तो अभी तो मैं आपको इतना ही समझाऊंगा। इसके बाद हम और ज्यादा की कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, इनके बीच का डिफरेंस, इपॉक क्या होता है, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास,
बैक प्रोपोगेशन, ग्रेडियंट, हमने ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बात किए थे, ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में बात किए थे, ऑप्टिमाइजर्स के बारे में बताऊंगा, और बहुत सारे नाना प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि डीप लर्निंग में बहुत ज़रूरी है, जो कि आप कहीं भी चले जाएं, या तो आप रिसर्च कर लें इसके ऊपर, रिसर्च पेपर पढ़ें, कोई गिटहब की रेपो देखें, तो आपको ये सारे की कंपोनेंट्स में बात करते हुए लोग दिखेंगे, उनकी रीडमी इसमें बात करते हुए दिखेगी। आई एम प्रिटी श्योर कि इस प्लेलिस्ट के बाद आपको एलियनेटिक नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको एलियनेटिक नहीं लगेगा, आपको वो चीज़ें ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, आप फैमिलियर हो जाओगे उन चीज़ों से। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर, और मैं यही भरोसा रखता हूँ कि आप ये सब चीज़ों को ये सब चीज़ों में सुनने के इतने आदी हो जाओ कि आप फिर इसी लैंग्वेज में सोच सको, समझ सको, ताकि फिर हम हमारा खुद का आपका जो आपका दिमाग है इतना ब्यूटीफुल, आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे सको इस फील्ड में, आप कुछ नया निकाल सको, आप कोई आइडिया में कोई एक नई ब्यूटी ढूंढ सको, कोई एक नया पैटर्न ढूंढ सको, ना ढूंढ सको तो अच्छे से बेहतर समझ सको, वॉट एवर, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तो इसी मोटिवेशन से मैं ये वाला जो वीडियो है इसको यहीं एंड करता हूँ, और 50 प्लस सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम शायद डे 6 या डे 7 में हैं, और 50 रैंडम सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जैसे लोग आप लोग कमेंट में मुझे प्यार दिखा रहे हो, बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, मुझसे इंगेज होने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। लाइक ये मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेरे को इतनी जल्दी इतनी अच्छी रीच मिल जाएगी। अ, और ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है ये प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि अभी मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो गया, मेरे एक बार रिकॉर्डिंग फेल हो गई, ऑल म्यूट हो गई, मैं फिर से रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। यही चीज़ मोटिवेट करती है हमें आगे बढ़ाने के लिए, चीज़ें आगे करने के लिए। आई एम प्रिटी श्योर आपके पास भी ऐसा कोई ना कोई मोटिवेशन होगा डीप लर्निंग को पढ़ने के लिए, अपना खुद का फील्ड पढ़ने के लिए। नहीं होगा तो कहीं से मोटिवेशन बनाइए, क्योंकि इंसानी दिमाग में उत्साह बहुत जल्दी पनप जाता है, और अगर नहीं पनप रहा है तो शायद आप गलत राह में हैं। एक बार खुद को रिट्रैक्ट करिए। तो इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहता हूँ आप लोगों का, इतने सारे सब्सक्राइबर के लिए, 50 प्लस सब्सक्राइबर के लिए। स्टिल ये आपको छोटा नंबर लग रहा होगा शायद तक, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आ, तो इसी के साथ मैं यहीं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।